तो ये आपको इंडिकेट करेगा कि शायद डील खतरे में है, डील नहीं हो पाएगी। बस नाउ इट इज़ वेटिंग फॉर अनाउंसमेंट। अब इतने नेगेटिव नॉइसेस हैं मार्केट को, तो यहाँ से तो ये पूरा डेटा जो हमें बता रहा है, तो इस स्ट्रेटजी को अगर फॉलो करेंगे तो आप इसमें पैसे बना सकते हैं। पूरे मार्केट में एक ही मैनिपुलेटर था कि उससे कौन रोकेगा, क्या हम उसे रोक पाएंगे? वो पैसा अल्टीमेटली फ्लो करके सरकार के पास जाएगा। डेटा के बेसिस पर मैंने आपके साथ शेयर किया कि मुझे क्या दिख रहा है। ऑपरेटर का सुपर ऑपरेटर है। सर, ट्रेड डील में क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कॉमर्स मिनिस्टर का भी स्टेटमेंट आया है बट कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है। ट्रेड डील होगी नहीं होगी, डेडलाइन एक्सटेंड होगा या नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। आपका क्या व्यू है वैसे इसके बारे में? ओके, देखिए, अगर आप न्यूज़ फ्लो को फॉलो करेंगे, वहाँ हमें क्या सुनने को मिल रहा है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो आजकल में लेटर्स इशू करेंगे, लेटर बॉम्ब्स फोड़ेंगे, उन कंट्रीज़ को लेटर भेजेंगे कि भाई आपके साथ डील नहीं हो पाई है, आपके ऊपर हम इतना टैरिफ लगाएंगे। दूसरी तरफ हमारे कॉमर्स मिनिस्टर अभी यूएसए से आए, हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी शायद वहाँ पे थे, और उन्होंने कहा कि इंडिया को जो है अपने कंडीशंस पर डील करेगा। साथ ही ये खबरें भी आई कि शायद वो जो डेडलाइन है वो एक्सटेंड हो जाएगी 1 अगस्त तक। तो ये न्यूज़ फ्लो जो है ना, अगर आप देखेंगे तो ये आपको इंडिकेट करेगा कि शायद डील खतरे में है, डील नहीं हो पाएगी। बट मेरा जो लेटेस्ट गट फीलिंग है आज के डेट पे, वो ये है कि डील इज़ डन, डील फाइनल हो गई है। बस नाउ इट इज़ वेटिंग फॉर अनाउंसमेंट, फॉर्मल अनाउंसमेंट का हम वेट कर रहे हैं। अब देखो, मेरे पास कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है, मेरा कहीं कोई कांटेक्ट, कहीं कोई सोर्स नहीं है, फिर भी मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ कि डील ऑलमोस्ट हो गई है और जल्दी ही अनाउंसमेंट होगा। उसके कई रीजंस हैं। ओके, पहला, अगर आप देखो तो अगर डील कैंसिल होने का खतरा होता तो सबसे पहले विक्स में जंप आता। विक्स हम देख रहे हैं पिछले 1 महीने से, अगर आप देखो तुम 17-18 से गिर के 12 पे आ गए हैं, वहीं पर अड़े हुए हैं, एकदम लोएस्ट लेवल पर पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट। ओके, सेम सिचुएशन इज विथ विक्स। दूसरा, अगर आप डॉलर को देखेंगे, पिछले 2 हफ्तों में रुपया तो स्ट्रांग हुआ है। हम 86-60 से गिर के 85-70 के आसपास आ गए हैं। ओके, तो वहाँ पर भी हमें वही क्लूज मिल रहे हैं कि कोई डर नहीं है। इसके बाद अगर आप देखें, अब इतने नेगेटिव नॉइसेस हैं मार्केट को, तो यहाँ से गिरना चाहिए, बट हो उसका उल्टा रहा है। दोनों दिन अगर आप देखें, फ्राइडे का दिन भी और आज का दिन भी, क्या हुआ, लेटर पार्ट ऑफ द डे में नीचे के लेवल से हमें बाउंस देखने को मिला, अच्छा खासा बाउंस देखने को मिला। तो किसी ने पोजीशंस बनाई, लॉन्ग किए। ओके, अब अगर हम पोजीशंस में देखें, फ्राइडे के दिन पोजीशंस में मेजर उठापटक नहीं हुई थी। आज के दिन अगर हम दोनों मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट को जोड़ें तो 7,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। शॉर्ट्स बनते हुए मैं उसे शॉर्ट्स नहीं मानूंगा, क्योंकि अगर एग्रेसिव शॉर्ट्स बनते तो प्रीमियम से बहुत ज़्यादा गिरावट होता। तो ये पूरा डेटा जो हमें बता रहा है कि इतने नेगेटिव नॉइज़ होने के बावजूद मार्केट ये मानने को तैयार नहीं है कि डील नहीं होगी। मार्केट हमें यही क्लूज दे रहा है कि डील हो गई है, और इसीलिए वो नेगेटिवली रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो मैं जो आपसे कह रहा हूँ कि शायद डील हो गई है, उसका रीज़न ये नहीं है कि मेरा कहीं कनेक्शन है, बल्कि मैं सिर्फ प्योरली डेटा देखकर बोल रहा हूँ। सर, एक सेक्टर जो कि टैरिफ से कनेक्टेड नहीं है वो है एफएमसीजी, और इसमें काफ़ी हलचल हम लोग को देखने को मिल रहा है, और कई एफएमसीजी स्टॉक्स तो ऐसे हैं जो कि मार्केट को आउट परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो क्या इधर आपको कोई होप दिख रहा है? हाँ, देखो, एफएमसीजी को हमेशा एक डिफेंसिव सेक्टर माना गया है, और हमेशा जब भी मार्केट में मेजर गिरावट होती है तो लोग उसे खरीदते हैं। पिछले साल जो फॉल हुआ तो एफएमसीजी सेक्टर ज़्यादा गिरा।
बिकॉज कंजम्पशन में ड्रॉप हो रहा था, मार्जिन्स कम हो रहे थे और अर्बन सेक्टर जो है खास करके ज़्यादा स्ट्रेस्ड था, तो उस सब का इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। लेकिन अगर आप हमारा व्यू सुन रहे हैं, हमारी वीडियोस देख रहे हैं, तो लगातार मैंने आपके साथ शेयर किया था कि एफएमसीजी सेक्टर में बड़े बदलाव होने वाले हैं। वो पिछले साल डिज़ाइन बोर्ड पर बैठ के अब वो फ्यूचर की ग्रोथ को एवेलुएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम अचीव करें, नए नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और उन सेगमेंट्स को टारगेट कर रहे हैं जिनके हाथ में ज़्यादा पैसा है। अब उसके फ्रूट्स हमें धीरे धीरे दिखने लगे हैं। तो अगर आप पिछले 2 साल में देखें ना, एवरेज ग्रोथ करीब 4.6% के आसपास था। अब वहाँ पे हमें रिकवरी देखने को मिल रही है। अब हम जो है 8.6% की ग्रोथ की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये जो 2026 ईयर होगा, ये एफएमसीजी के लिए ईयर ऑफ एक्सपेंशन होगा। उसका रीज़न क्या है कि रूरल सेक्टर में काफ़ी स्ट्रेस था, वहाँ पे अब रिकवरी देखने को मिल रही है। अर्बन सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा पिछले दिनों हमें स्ट्रेस देखने को मिला, वहाँ स्लो डाउन देखने को मिला कंजम्पशन में। अब हमें क्या देखने को मिल रहा है, कम से कम वो गिर नहीं रहा है। तो रूरल सेक्टर बढ़ रहा है, अर्बन सेक्टर फ्लैट है, तो इसके रिजल्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एफएमसीजी सेक्टर के बारे में मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये कि सारी कंपनीज एक जैसा परफॉर्म नहीं करेंगी। तो आप ये मत सोचो कि आप कोई भी उठा के एफएमसीजी पकड़ लोगे और वो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे देगा। हमें लार्ज स्पेशली एमएनसीज जो हैं उस पर फोकस करना चाहिए और वही आपको ज़्यादा रिटर्न देंगे। दूसरी चीज़ मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगा, एफएमसीजी सेक्टर बुल रन में अंडर परफॉर्म करता है, बेयर मार्केट में आउट परफॉर्म करता है। ये हमें क्या बताता है? ये बताता है कि अगर एफएमसीजी में आपको पैसे बनाने हैं ना, आपको गिरावट में खरीदना पड़ेगा। अगर आप ऑल टाइम हाई पे खरीदेंगे तो एफडी के रिटर्न्स देगा। आप किसी भी कंपनी को उठा के देख लो, ओके। तो इसमें अगर आपको पैसा बनाना है तो गिरावट का इंतज़ार करिए, गिरावट में खरीदिए। जिन्होंने पिछले गिरावट में खरीदा वो पैसा आप बनाएंगे। लेकिन अगर आप उसमें अच्छी खासी राइज होने के बाद खरीदेंगे तो आपने अपना एज लूज़ कर दिया। तो इस स्ट्रैटेजी को अगर फॉलो करेंगे तो आप इसमें पैसे बना सकते हैं और हम लार्ज एफएमसीजी प्लेयर्स को ही प्रेफर करते हैं। जून 2024 को अगर आप निफ्टी में पैसे लगाते तो आज आपके रिटर्न्स बनते सिर्फ 6.5% और अगर आप बुल ट्रैक 2024 पोर्टफोलियो में पैसे लगाते तो आज आपको दुगने से भी ज्यादा रिटर्न मिलता। और गौर करने वाली बात यह है कि पिछले दिनों जो मार्केट में हमें ब्लड बाथ देखने को मिला, उस ब्लड बाथ में भी हमारे पोर्टफोलियो ने लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाए। और ये कोई तुक्का नहीं है, क्योंकि ऐसे ही शानदार रिटर्न्स हमने अपने 2021 पोर्टफोलियो में भी अपने सब्सक्राइबर्स को दिए थे। 2021 के पोर्टफोलियो में 21 में से 7 स्टॉक्स ने 100% से भी ज़्यादा पीक रिटर्न्स दिए और 15 स्टॉक्स ने 50% से भी ज़्यादा रिटर्न्स दिए। और कई स्टॉक्स जैसे कि भेल एंड कोचिन शिपयार्ड्स मल्टी बैगर साबित हुए। तो आखिर हम ऐसा कैसे कर पाए? Being a SEBI registered RA, I can tell you, सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सिलेक्ट करने से ही आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं। उसके साथ टेक्निकल, क्वांटिटेटिव और डेटा एनालिसिस भी जरूरी होती है। सबसे जरूरी है कि आप स्टॉक को किस प्राइस पर खरीद रहे हैं और इसीलिए हर स्टॉक को जो हम बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं उसे गुजरना पड़ता है बुल ट्रैक इन हाउस रिसर्च के 10 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया से, ताकि आपको मिले एक शानदार स्टॉक एक शानदार प्राइस में। तो देर किस बात की, आज ही सब्सक्राइब करिए बुल ट्रैक पोर्टफोलियो को हमारी वेबसाइट bulltrack.in को विजिट करके या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से हमसे कांटेक्ट करिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. सर, आजकल जेन स्ट्रीट का बहुत चर्चा है और इसके ऊपर सेबी ने एक्शन भी लिए हैं। तो क्या इससे मार्केट में मैनिपुलेशन ख़त्म हो जाएगा? आपको क्या लगता है? बहुत चर्चे हैं। मतलब मैं जहाँ भी खोल रहा हूँ, कोई भी वेबसाइट देख रहा हूँ,
कोई भी यूट्यूब का वीडियो देख रहा हूँ, हर जगह जेन स्ट्रीट जेन स्ट्रीट जेन स्ट्रीट, एज इफ़ कि पूरे मार्केट में एक ही मैनिपुलेटर था और उसको हमने पकड़ लिया। ओके, तो थोड़ा इसके बारे में काफ़ी कुछ आप लोग जानते होंगे, मैं कुछ आपसे इसके बारे में कुछ और डिटेल्स शेयर करता हूँ। कि पहली चीज़ तो ये कि ये पकड़ में आया कैसे, क्योंकि जेन स्ट्रीट ने एक अपने फॉर्मर एम्प्लॉय के ऊपर केस किया, बोला कि ये बंदा हमारी कंपनी छोड़ के गया, हमारी स्ट्रेटजी को अपने हमारे कॉम्पिटिटर कंपनी में चलाया जो कि इलीगल है, तो उस पर उन्होंने केस वेस किया। इससे क्या हुआ कि ये हाईलाइट हो गया, शायद किसी ने जाकर जो है रिपोर्ट विपोर्ट भी किया होगा, तो सेबी ने इन्वेस्टिगेट किया और करके इसे कहा कि भाई ये मार्केट मैनिपुलेशन का केस है। लेकिन ये केस ऐसा नहीं है कि बिल्कुल क्लियर है और सेबी ने एक्शन लिया है तो वो लोग कुछ नहीं करेंगे। तो अब वो पहले एसएटी में जाएंगे, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। देखिए, जब भी आप ये प्रूव करते हैं कि मैनिपुलेशन हुआ है, तो पहले उसका इंटेंट को प्रूव करना होता है कि ये मैनिपुलेशन हुआ है। उनके ऊपर इल्ज़ाम क्या है? उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने कैश मार्केट में स्टॉक्स खरीदे करके स्पॉट प्राइसेस को इन्फ्लुएंस किया और उस लेट्स से आपने बैंक निफ्टी के 2-3 स्टॉक खरीद लिए, बैंक निफ्टी में इतना आपने पैसा लगा दिया कि बैंक निफ्टी का स्पॉट चढ़ गया। अब आपने क्या किया, जाकर कॉल सेल कर दिया या पुट खरीद लिया और फिर आपने उसे सेल किया तो फिर वो प्राइसेस ड्रॉप हो गए। तो क्या ये टेक्निकली स्पीकिंग क्या ये लीगल है, इलीगल है? इसको प्रूव करना इतना आसान नहीं है। ओके, ऐसे कई केसेस दुनिया भर में हुए भी हैं। तो ये केस देखो चलने वाला है, ऐसा नहीं है कि ये यहीं पर फाइनल हो जाए, क्योंकि वो कंपनी भी छोटी नहीं है, उनके पास भी बहुत पैसा है और वो कंपनी ने अभी कुछ कहा तो नहीं है, लेकिन वो ये कह सकते हैं कि भाई हमने तो खरीदा है शेयर। हमने इधर कई ट्रेडर होते हैं जो फ्यूचर्स में भी पोजीशन बनाते हैं, ऑप्शंस में भी बनाते हैं। FIIs का डेटा आप देख लो, वो तो हर जगह पोजीशंस बनाते हैं। और इस तरीके की चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपसे कह सकता हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये बहुत अनकॉमन है, बहुत कॉमन है। शायद इन्होंने बड़े स्केल पे किया। ओके, तो पहली बात तो ये हो गई कि ये जो कुछ हुआ ये अभी इस पर केस वेस चलेंगे, ये इतने आसानी से वर्डिक्ट नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन, क्या इससे मैनिपुलेशन ख़त्म हो जाएगा? दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जहाँ चोर नहीं होते, जहाँ मैनिपुलेशन नहीं, जहाँ चीट्स नहीं होते? हर जगह होते हैं। कुछ कंट्रीज़ में आप बोलेंगे देखो हमारे यहाँ जेब कतरे नहीं हैं, बट जेब कतरे नहीं होते हैं, बट वहाँ पे माफिया होते हैं। तो ये तो मार्केट से इन लोगों को आप अलग नहीं कर सकते हैं, ये रहेंगे ही रहेंगे। कुछ टाइम तक शायद गायब हो जाएंगे, जैसे होता है ना जब पुलिस ज़्यादा रेड मारती है तो चोर चोरी करने नहीं निकलता है। तो ये तो चलेगा, अभी शायद कुछ टाइम तक नहीं चलेगा, फिर चलेगा। और ऐसे कितने लोग हैं जिनको नहीं पकड़ा गया है? आई एम श्योर होते ही होंगे, क्योंकि हम तो देखो इतने सालों से मार्केट में, हमने तो कभी नहीं देखा कि ऐसी सिचुएशन आई कि कोई मार्केट में मैनिपुलेटर नहीं है। आप मार्केट की कोई भी पुरानी टेक्स्ट बुक उठा लो, 50 साल 60 साल पुरानी बुक भी उठा लो, वहाँ भी इन मैनिपुलेटर्स के ऊपर डॉक्यूमेंट किया गया है। तो मार्केट मैनिपुलेशन तो रहेंगे। और हमारे देश में जो मैं उसे कहूँगा सुपरेटर, ऐसे कई सुपरेटर्स, कई नहीं 2-3 हैं जो सब ऑपरेटर का सुपर ऑपरेटर है। आई एम श्योर वो होगा और उसे कौन रोकेगा? द क्वेश्चन इज़ कि उससे कौन रोकेगा, क्या हम उसे रोक पाएंगे? सर IPOs की बात करते हैं, HDB फाइनेंशियल सर्विस की लिस्टिंग हुई है अभी और 12% का लिस्टिंग गेन उसको मिला है। पर सर आप कभी भी IPOs की बात जनरली करते नहीं हैं और उनसे दूर रहना पसंद करते हैं, ऐसा क्यों? और क्या रिटेल इन्वेस्टर्स को IPO में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए?
देखो, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैंने अपनी लाइफ में इतने सालों के अपने इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करियर में कितने आईपीओज में पैसा लगाया है, प्रॉब्ली दो मैं कहूँगा। पहला, जो भारतीय एयरटेल का आईपीओ आया था 45 रुपीज़ का, और उसके बाद कई बार बोनस स्प्लिट वगैरह किया गया, तो एक मैंने वो लगाया था। और उसके बाद इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली 2010-12 के आसपास शायद कोल इंडिया का आया था, उसमें लगाया था। तो क्यों लगाया था उसमें? क्योंकि उस वक्त क्या होता था कि जब आईपीओज आते थे तो प्रोमोटर्स इतना ग्रीडी नहीं होते थे, और ज़्यादा ये सब जो वेंचर कैपिटलिस्ट और ये सब इतना उसमें घुसे हुए नहीं होते थे। तो प्रोमोटर भी सोचता था कि ठीक है, रिटेल को 4 पैसे कमाने दो, ओके। तो पैसे बन जाते थे, उस वक्त बनते थे। लेकिन जैसे जैसे मार्केट्स ऊपर गए और रिटेल वाले ज़्यादा एक्टिव हो गए, अब सिचुएशन ये है कि रिटेल को कोई 4 पैसे देना नहीं चाहता, ओके। तो आईपीओस इतने महंगे दिए जाते हैं, जबकि उसमें सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। आपको अलॉटमेंट होगा, नहीं होगा, कितना होगा, उसके बाद किस प्राइस पे लिस्टिंग होगी, इतने सारे वेरिएबल्स रहते हैं और हम कोई वैल्यू नहीं देते। हर अच्छे से अच्छा आईपीओ उठा के देखो, आपको चीप नहीं मिलेगा। मतलब तुम्हें हम 2 गुने 3 गुने प्राइस पे देंगे। इसका परिणाम क्या होता है? कई दफ़े जब मार्केट अच्छा होता है तो आपको लिस्टिंग गेन मिल जाता है। जैसे ये केस हुआ, 12% का लिस्टिंग गेन मिल गया। एचडीएफसी का बैंक का ठप्पा था, मार्केट्स अच्छे थे और मिल गया, ओके। लेकिन अगर आप हिस्ट्री देखेंगे ना, अभी पिछले 1 साल में अगर हम देखें, करीब 70 आईपीओज आए। 70 में से करीब आधे से थोड़े कम, आई वुड से 32-33 आईपीओज होंगे जो लॉस में है, ओके। अब आपको कहानी सुनाई जाएगी कि देखो, अगर इस आईपीओ में उस साल लगाते तो अभी आपकी वेल्थ इतनी हो जाती। लेकिन कितने आईपीओज ऐसे हैं जिसमें 50% लॉस हो गए? पिछले 1 साल का ही आप रिकॉर्ड देखोगे तो कई आपको मिल जाएंगे जिसका प्राइस 40% 45% कम हो गए। अगर आप सारे आईपीओज पे लगाते हैं और सारे आईपीओज का अलॉटमेंट आपको होता है, तब तो आप प्रॉफिट में होगे। जब आप पिक एंड चूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे होते हैं ना रिटेल के पास कि आप हर आईपीओ में लगाएंगे, हम पिक एंड चूज़ करते हैं, तो आप देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में आईपीओज में आपके पैसे नहीं बनेंगे। हाँ, 1-2 में आप लकी हो जाएंगे कि देखो हमने इतना बनाया। तो कई आईपीओज में ऐसा होता है कि लिस्टिंग के बाद 4-5 दिनों के बाद फॉल देखने को मिलता है। कई आईपीओज में 6 महीने 8 महीने बाद फॉल देखने को मिलता है। आप देखिए स्विगी वगैरह की क्या हालत है। तो इसलिए आईपीओ में आपको तभी लगाना है, मेरा व्यू ये है, आईपीओ में तभी लगाना है जब हमें दिखे कि इसका प्राइस जो है जस्टिफाई हो रहा है, वैल्यू यहाँ पे मिल रही है। कम से कम 10% का इन्होंने हमें थोड़ा वैल्यू छोड़ रखी है, सस्ता दिया है। नहीं तो मैं क्यों लूँगा? लिस्टिंग के बाद कभी तो गिरेगा, 3 महीने 6 महीने बाद मैं खरीद लूँगा। और कितने आईपीओज आपको ऐसे इस वक्त मार्केट में मिल जाएंगे। तो इस वजह से मैं आईपीओ से दूर रहता हूँ। लेकिन आईपीओ खरीदो, प्राइमरी मार्केट में खरीदो, सेकेंडरी मार्केट में खरीदो, जो मेन चीज़ क्या है भाई, वैल्यू पे मिल रहा है कि नहीं। अगर मिल रहा है तो लपक लो। सर, ऑडियंस के सवाल ले लेते हैं। ये पूछ रहे हैं कि वाई एनएससी आईपीओ इज कमिंग विथ हाई रेट फॉर सच ह्यूज अमाउंट ऑफ 30,000 crore एंड वेयर द फंड विल बी यूटिलाइज्ड। देखो, पहली बात तो ये कि पैसे तो किसी को ख़राब नहीं लगते, ओके। तो पैसे आएंगे बैंक में पड़े रहेंगे, तो वो तो काटेंगे नहीं। और ये हड़बड़ी में नहीं है एक्चुअली। आप देखो, ये 2013-14 से आईपीओ की कोशिश कर रहे हैं, तो दे आर नॉट इन अ हरी। अब थोड़ा प्रोसेस स्पीडअप हो गया। उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि 31% एनएससी में जो स्टेक है वो पीएसयू कंपनीज़ का है, ओके। जिसमें एसबीआई कैप आ जाता है, आपका एलआईसी आ जाता है, ऐसी कई कंपनीज़ हैं। 31% स्टेक पीएसयू कंपनीज़ का है। तो जब ये आईपीओ आएगा तो इन कंपनीज़ को कितना कैश मिलेगा आपको पता है? 1.8 लाख करोड़ रुपीस।
तो इन कंपनीज को मिलेगा। अब ये कंपनीज के लिए तो ये प्रॉफिट ही हो गया एक तरीके से, कैपिटल गेन हो गया इनके लिए, तो अल्टीमेटली वो सरकार को मिलेगा। तो रिटेल वालों को कहा जाएगा भाई आईपीओ खरीदो 2500, 2600, 2700 रुपये में, वो पैसा अल्टीमेटली फ्लो करके सरकार के पास जाएगा। तो अच्छा है, आप अपनी सरकार को फंड करेंगे तो पार्टिसिपेट करिए। एंड सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगले कुछ दिनों में मार्केट कहाँ जाता हुआ दिख रहा है आपको? डेटा में कोई चेंज नहीं है एक्सेप्ट द फैक्ट कि आज पोजीशंस ज़्यादा ऐड हुई हैं, करंट मंथ में नहीं, नेक्स्ट मंथ में ज़्यादा ऐड हुई है। बाकी कोई भी पैरामीटर को आप उठा के देखो, चाहे विक्स हो, चाहे आईवी हो, प्रीमियम्स हो, सब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हो गई। ओके, तो बेसिकली जो सिचुएशन थी वही मेंटेन हो रही है। मेजॉरिटी ऑफ मार्केट प्लेयर्स दे आर इन अ वेट एंड वॉच मोड, लेकिन कुछ स्मार्ट इन्वेस्टर्स ने आज और फ्राइडे भी कुछ हद तक अपना मूव कर दिया है। अब वो उन्होंने लॉन्ग पोजीशंस बनाई हैं कि शॉर्ट पोजीशंस बनाई हैं, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन उन्होंने अपना पहला जो है चाल चल दी है। और डेटा देखकर जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि डील हो जाएगी। डील हो जैसे ही अनाउंस होगी और थोड़ा भी वो पॉजिटिव हुआ तो देखो एक जंप तो देखने को मिलेगा। उसके बाद भले ही मार्केट समझने की कोशिश करे कि क्या हुआ नहीं हुआ और फिर उसका रिएक्शन देखने को मिले, लेकिन अगर ये खबर आ गई, मुझे नहीं पता आएगी कि नहीं आएगी, अगर ये आ गई कि डील इज़ डन, तो एक राउंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग तो होगा, बेझिझक होगा। हाँ, अगर ये हो गया कि डील भी हो गई और हमारे ऊपर 30% टैरिफ भी लग गया, उस तरह की खबरें आ गई तो डिफरेंट स्टोरी। लेकिन मोस्ट लाइकली अगर डील अनाउंस होती है अच्छे बुरे किसी भी फॉर्म में, कुछ दिनों की एक रैली देखो मिलने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। कितनी बड़ी होगी छोटी होगी वो देखने वाली बात होगी। तो मुझे लगता है कि अभी हमें स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए, पोजीशंस नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि क्या होगा नहीं होगा हमें नहीं पता। डेटा के बेसिस पर मैंने आपके साथ शेयर किया कि मुझे क्या दिख रहा है, तो रिस्क लेके फ़ायदा नहीं है। हाँ, आपको अगर स्पेकुलेशन करना है, थोड़ी सट्टेबाजी करनी है तो अलग बात है, लेकिन बेटर है कि आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्लैरिटी होने दीजिए। मार्केट हमेशा मौका देता है और जब मौका देगा तब आप उसको एनकैश करने की कोशिश करिए।